Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So today we are going to start. Unit 2, Design and Analysis of Algorithms. That was our subject. And the topic for the day, Divide and Conquer Strategies, Part 1. वैसे तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है. अपने सिलेबस में भी काफ़ी सारी स्टडीज है. जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर, उसमें से एक स्ट्रेटेजी है जिससे हम एक बड़ी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने का ट्राई करते हैं. सभी स्ट्रेटेजी का अपना एक पैटर्न है सॉल्व करने का. अभी हम बात करेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर किस तरह से वर्क करती है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी. ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? हेलो, स्क्रीन विजिबल है सभी को? नहीं सर. Okay, now it is visible to all of you? Yes, sir. जी sir. Okay, Visible. right. सो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम लोग एक ऐसी प्रॉब्लम लेते हैं जो बड़ी प्रॉब्लम हो. वी टेक अ बिग प्रॉब्लम, देन हम उस बिग प्रॉब्लम को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं. डिवाइड इट इनटू नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स. जो भी हम सब प्रॉब्लम्स बनाते हैं, अगेन हम उस सभी सब प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं. और अगर वो सब प्रॉब्लम भी लगता है कि वो डिवाइड हो सकती है, फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो सकती है, सो अगेन वी विल स्प्लिट दैट सब प्रॉब्लम इनटू टू डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स. नाउ अगेन we take one sub problem, after analyzing that if it is divided again to different part or again to different sub problems, then we do it. तो ये प्रोसेस हम कंटिन्यूसली करते हैं जब तक कि एक बड़ी प्रॉब्लम सबसे छोटी प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारी एल्गोरिथम का नाम ही है डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी. तो यहाँ पर हमें डिवाइड करते चलना है. कब तक करना है? तो उसका आंसर होगा जब तक कि एक सबसे छोटी प्रॉब्लम ना हो जाए. जैसे सपोज 20 एलिमेंट का कोई अरे है, उस पर यदि हमें कोई शॉर्टिंग अप्लाई करनी है या कुछ सर्चिंग अप्लाई करनी है, तो सर्चिंग यदि हमें किसी 20 अरे के एलिमेंट के ऊपर सर्चिंग अप्लाई करना है, तो हमारे पास कई सारी मेथड्स है जिसके थ्रू हम किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं. बट उसके लिए नंबर ऑफ सर्चिंग जो नंबर ऑफ टर्म्स होगी सर्चिंग के लिए, वो कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव वही है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम हो, मिनिमम होनी चाहिए. तो अगर हम कोई भी एक बिग प्रॉब्लम लेते हैं और फिर उसको हम डिवाइड करते हैं उसको सब प्रॉब्लम्स में, अगेन सब प्रॉब्लम्स को हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि अगर वो सब प्रॉब्लम्स भी डिवाइड हो सकती है तो हम उसको भी डिवाइड करते हैं. ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक कि सबसे छोटी मतलब इंडिविजुअल वाली प्रॉब्लम्स ना बन जाए.
फिर हम इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का कि अब वो डिवाइड नहीं हो सकती, at that moment when it is not divisible, then we start getting results of, we start getting solution. First हम लोग उसका solution करेंगे, then we start getting solution of individual sub problems. So जितनी भी, जिस भी लेवल पर हम नीचे आए हैं उस हायरार्की में, कि हमने एक प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक प्रॉब्लम को पिक किया, फिर से उसे दो पार्ट में डिवाइड किया, अगेन हमने उसकी एक सब प्रॉब्लम को पिकअप किया, फिर से उसको फर्दर डिवाइड किया। ऐसा करते करते हम जिस भी लेवल पर नीचे आए हैं उसमें से अब हम एक एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। सो एट दैट मोमेंट व्हेन इट इज नॉट डिविजिबल, यदि हमें लगता है कि अब वो जो सब प्रॉब्लम्स है वो डिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड नहीं हो सकती, जैसे अरे में अगर एक ही एलिमेंट है तो हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि वहाँ पर डिवीजन का स्टॉप आ चुका है। फिर हम एक एक सब प्रॉब्लम्स को पिकअप करते हैं, उसका सॉल्यूशन करते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट आता है, we start getting solution of individual sub problems, find the result, then move on another सब प्रॉब्लम। सो एक एक सब प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं और उनको, उनका रिजल्ट लेकर आते हैं। हर एक रिजल्ट का फिर हम मर्ज करना स्टार्ट करते हैं। सो हर एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट आएगा, और फिर आफ्टर गेटिंग ऑल द रिजल्ट ऑफ ऑल द सब प्रॉब्लम, we start merge and get final result. किसका माइक ओपन है? अस्मिता, अशु, ओके, माइक का सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, स्पेशली बीच में डिस्टर्ब होता है। ओके, सो सभी सब प्रॉब्लम्स का इंडिविजुअल सॉल्यूशन करने के बाद हर एक सब प्रॉब्लम का हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, फिर हम उन सॉल्यूशन को मर्ज करना स्टार्ट करेंगे, और जो हमारी एक बिग प्रॉब्लम थी उसका हमारे पास एक सॉल्यूशन आ जाएगा। उस बिग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को हम बोलेंगे फाइनल रिजल्ट। इसको यदि हम कुछ ग्राफिकली समझे तो हम इस तरह से उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी, बिग प्रॉब्लम, सपोज हमारे पास कोई पी है, उसको हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से एक सब प्रॉब्लम 1 बनेगी, सब प्रॉब्लम 2 बनेगी,
ये प्रोसेस कंटिन्यूसली रहेगी जितना भी आपको डिवाइड करना हो। फाइनली हम इसका सलूशन निकालेंगे, एक एक सब प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। सलूशन और फिर हम इसको मर्ज कर देंगे। सलूशन निकलने के बाद कंबाइन कर देंगे। तो हर एक सलूशन को हम इस तरह से कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने के बाद हमारे पास जो बिग प्रॉब्लम थी उसका हमारे पास सलूशन आ जाएगा। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना होता है कि हमें एक बिग प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है या किस तरह की प्रॉब्लम को हम डिवाइड और कॉन्कर स्ट्रेटजी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या किसी भी तरह की प्रॉब्लम जो डिविजिबल है उनको हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि कोई एक हमारे घर में फंक्शन होता है या सपोज कॉलेज में कोई अपना इवेंट होता है, आह्वान फॉर एग्जांपल। सो यदि हम कोई एक इवेंट करते हैं तो उसमें कई सारे उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकती है, एक विजिटर्स हो सकते हैं, एक डिपार्टमेंट हमने बनाया कि विजिटर जितने भी होंगे उनको हैंडल करना है। दूसरा डिपार्टमेंट हमने बताया कि सपोज बिग प्रॉब्लम हम यहाँ पर लेते सपोज आह्वान इवेंट। यदि हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करें तो इसकी जो सब प्रॉब्लम्स बनने स्टार्ट होगी, लाइक सब प्रॉब्लम एक हो सकती है कि हम एक रजिस्ट्रेशन डेस्क बना देंगे। दूसरा हम इसको डिवाइड इस तरह से करेंगे, हमारी दूसरी सब प्रॉब्लम्स रहेगी विजिटर्स को हैंडल करना। तीसरी सब प्रॉब्लम्स रहेगी जितने भी गेस्ट आए हैं उन गेस्ट को हैंडल करना। किसी न किसी को हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि जितने भी गेस्ट हैं, जो भी कॉलेज और स्कूल्स के गेस्ट आए हुए हैं, टीचर और फैकल्टीज़ और जो भी डिग्निटीज़ हैं, उन सबको हैंडल करना है। अगेन एक सब प्रॉब्लम हो सकती है अगर अलग अलग हमारे पास इवेंट्स है, क्विज हो, डांस हो, एक्सेट्रा। यहाँ पे मैं ज़्यादा इवेंट नहीं लिखूंगा, आप बस इतना समझिए कि एक सब प्रॉब्लम ये भी हो सकती है, एक डिपार्टमेंट हम इसका भी बनाएंगे कि अलग अलग जो इवेंट है उसके लिए हम सेपरेट सेपरेट उसको डिवाइड कर दें। क्विज वाला पोर्शन अलग हैंडल होगा, सपोज पेंटिंग वाला पोर्शन अलग होगा, डांस वाला पोर्शन अलग हैंडल होगा। सभी को हम मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि सबका कैटेगरी अलग अलग है। तो इस तरह से हम कई सारे पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने डिवीज़न किया है। एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें कॉलेज का एक इवेंट हैंडल करना है, बट उसको हैंडल करने के लिए हमें इस बिग प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना पड़ा ताकि हम सभी प्रोग्राम को प्रॉपरली हैंडल कर पाए। क्या हर वो प्रॉब्लम जहाँ पर डिवीज़न अप्लाई हो तो क्या वो डिवाइड एंड कॉन्क्योर स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर आता है, तो आंसर है नहीं। हर बड़ी प्रॉब्लम के यदि आप फर्दर डिवाइड करते जाते हो, उसके सब प्रॉब्लम बनाते हो। एक बिग प्रॉब्लम हमारे पास आह्वान थी
उसकी सब प्रॉब्लम हमने 4 डिपार्टमेंट में उसको कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आपने डिवीजन किया तो क्या ये डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी हो गई? सो आंसर है नो, नॉट सॉल्व्ड बाय डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड। तो ये इस तरह का जो डिवीजन आप करते हो तो इस तरह की सब प्रॉब्लम को हम अप्लाई नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? तो किस तरह की प्रॉब्लम पर हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे? हमें डिवाइड तो करना है, बट प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स का नेचर कैसा होना चाहिए? तो डिवाइड एंड कॉन्कर ज़्यादा एम्फसाइज करती है, ज़्यादा कंसर्न करती है अपनी सब प्रॉब्लम्स पे, उसकी भी सब प्रॉब्लम से। तो जिस मेन प्रॉब्लम से सब प्रॉब्लम्स बन रही है उन दोनों का नेचर सेम होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड एंड कॉन्कर strategies only apply on those problems which are further divided in 2 parts and all parts should be same nature। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी हम उन्हीं प्रॉब्लम पे अप्लाई करें जो फर्दर डिवाइड होने के बाद अपना नेचर न बदले। यहाँ पे नेचर वर्ड को यहाँ पे हमें समझना होगा कि किसी भी प्रॉब्लम का नेचर कैसा होता है। यहाँ पर एक इवेंट है तो इवेंट से रिलेटेड यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स है, उसकी सब प्रॉब्लम्स है, बट अगर आप देखें तो इवेंट का हर एक पार्ट अपने आप में अलग नेचर रखता है। रजिस्ट्रेशन में कुछ अलग तरह का काम हो रहा है, विजिटर्स में कुछ अलग तरह का काम होगा, गेस्ट को हैंडल करने का कुछ अलग टेक्निक हो सकती है, क्विज, डांस, पोस्टर, पेंटिंग, इन सब में अलग नेचर होगा। इसका मतलब है कि यदि हर एक सब प्रॉब्लम का नेचर अलग अलग है तो उसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? तो ये ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो डिवाइड एंड कॉन्कर से सॉल्व होगी? तो ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, राइट, यदि हम एग्जाम्पल लें, कोई भी एक सर्चिंग ले लें, जितनी भी सर्चिंग है, चाहे वो बाइनरी हो या सपोज लीनियर हो या कोई भी हम शॉर्टिंग मेथड ले लें। शॉर्टिंग में हमारे पास काफ़ी सारी मेथड्स हैं, लाइक क्विक शॉर्ट, अर्ज शॉर्ट, एक्सेट्रा। सो सर्चिंग, सॉर्टिंग, इस तरह की हमारे पास मेथड्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम और देखें कि एक मेथड होती है फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम। इसके बाद मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, स्ट्रेसन्स करके उसका नाम है, हमारे सिलेबस में है स्ट्रेसन्स मैट्रिक्स, शायद आपने मैथ्स में भी पढ़ा हो। मल्टीप्लिकेशन, मतलब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में भी जितने मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसकी भी काउंटिंग को हमने कम करके रखा हुआ है। डाने उसके लिए भी ऐसी एल्गोरिथम्स बना के रखी हुई है कि आपको जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है दो मैट्रिक्स के बीच में, उन क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस में भी आप जो नंबर ऑफ डिविजन्स है या नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस है उनको शॉर्ट करके रखा हुआ है, उसके लिए भी फॉर्मूले डाने दिए हुए हैं। सो यहाँ पर प्रॉब्लम का जो नेचर है वो सेम होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स पिक करो, चाहे वो सॉर्टिंग की हो चाहे सर्चिंग की हो, सभी में इनकी जो सब प्रॉब्लम बनेगी वो शॉर्टिंग की ही बनेगी। सपोज आपने बाइनरी सर्च लिया है, तो बाइनरी सर्च यदि हम यहाँ से लीनियर हटा देते हैं,
सो ये कम्प्लीटली हमारा डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से सॉल्व होने वाली प्रॉब्लम्स हैं। सो अगर हम सर्चिंग की बात करें कि यदि हमें कोई अरे को सर्च करना है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है अरे में से, अगर हम उस पर बाइनरी सर्च लगाते हैं तो एक जो बिग प्रॉब्लम है, हमारे पास n नंबर का अरे हो सकता है, वो हमारी एक बिग प्रॉब्लम है। और हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें उस बिग अरे में से एक एलिमेंट को सर्च करना है। दैट मीन्स एक बिग प्रॉब्लम को अब हम स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना, फिर हम बाइनरी सर्चिंग की जो एल्गोरिथम्स है वो हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। और उस एल्गोरिथम में ये प्रोसीजर होता है कि आप एक बड़ी प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड करते हो, राइट। और जो दो सब प्रॉब्लम्स बनेगी, उन सब प्रॉब्लम्स का नेचर भी वही है, क्योंकि उसके सब पार्ट 1 और सब पार्ट 2 में भी आप सर्च ही अप्लाई करने वाले हो, उसके ऊपर भी बाइनरी सर्च लगेगी। वापस से जो दो सब प्रॉब्लम्स बनी थी लेफ्ट और राइट, लेफ्ट वाली सब प्रॉब्लम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होती है क्योंकि उसके अंदर भी अरे के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। देन अगेन जो दो सब पार्ट्स बने उसके ऊपर भी बाइनरी सर्च लगेगी, और इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी आप बाइनरी सर्च से सॉल्व करोगे। तो ऐसा आप तब तक करते हो जब तक कि आप जो की एलिमेंट है जो आप सर्च करने में इंटरेस्टेड है वो आपको ना मिल जाए। ऐसा आप उसको फर्दर डिवाइड करते करते आप सब प्रॉब्लम्स इतना छोटा कर लेते हैं, हो सकता है वो सिंगल अरे पर आ जाए। उसके बाद आप स्टार्ट कर देते हैं मर्ज करना, और फिर मर्ज करने के बाद आपके पास एक फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि हम किसी भी सब जो बिग प्रॉब्लम है, अगर वो डिवाइड हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्लाई हो जाएगी। या हम उस प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी से सॉल्व कर सकते हैं। सो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ पहले एनालिसिस करना होगा कि क्या वो प्रॉब्लम डिवाइड तो हो रही है, पर क्या इस पर हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी का एक मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो तो सब प्रॉब्लम का नेचर मेन प्रॉब्लम से हटकर नहीं होना चाहिए। सो मेन प्रॉब्लम या बिग प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स का नेचर सेम होना चाहिए। अगर आप सर्चिंग अप्लाई करते हो तो बाइनरी सर्च मेन प्रॉब्लम पर अप्लाई हो रही हो तो सब प्रॉब्लम पे भी आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना चाहिए। अगर इस प्रोसीजर से आप आगे बढ़ते हो तो यस वी कैन से इट इज़ एप्लीकेबल। इसी तरह से क्विक शॉट है, मर्ज शॉट है, इस पर भी सेम प्रॉब्लम पर यदि हम मर्ज शॉट लगाते हैं या क्विक शॉट लगाते हैं तो उसकी सब प्रॉब्लम भी क्विक शॉट से ही सॉल्व होती है। इसमें उसकी सब प्रॉब्लम्स का नेचर नहीं बदलता है। इसी तरह से फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम है, स्ट्रेशंस मैट्रिक्स है, फर्दर मैट्रिक्स बार बार दो पार्ट में डिवाइड होता है और छोटी प्रॉब्लम बनती चली जाती है, फिर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं और फिर हम उसे मर्ज कर देते हैं। तो हमारे पास एक फाइनल सोल्यूशन आ जाता है। सो इस पैटर्न में हम आगे बढ़ते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस तरह की प्रॉब्लम को डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से सॉल्व किया जा सकता है, तो उसका मैंने आपको आंसर दिया। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम को आप डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी से सॉल्व कर सकते हो। तो टाइप ऑफ बिग प्रॉब्लम, type of big problem and sub problem should be same. Like if big problem belongs to shorting, then sub problem also belongs to short. So first point you have to keep in mind कि अगर बड़ी प्रॉब्लम शॉर्टिंग से रिलेटेड है तो उसकी सब प्रॉब्लम्स भी शॉर्टिंग से रिलेटेड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, सब प्रॉब्लम्स
can also divided into again sub problems. तो जरूरी नहीं है कि एक बार आपने सब प्रॉब्लम्स बना दी है तो जो सब प्रॉब्लम्स है वापस से वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकती। तो ऐसा पॉसिबल है, एक सब प्रॉब्लम्स फर्दर डिवाइड होकर उससे भी छोटी सब प्रॉब्लम्स बना सकती है। आप जो भी आपके पास सब प्रॉब्लम्स है, इट में बी सॉल्व बाय यूजिंग टू मेथड्स। आप उसको इटरेटिवली भी सॉल्व कर सकते हैं, रिकर्सिवली भी। सॉल्व बाय रिकर्सिवली and combined all the sub problems और कंबाइन करते समय एक बात और ध्यान रखना है कि अगर आप उसको मर्ज नहीं कर पा रहे हो या कंबाइन नहीं कर पा रहे हो तो वापस से आंसर यही होगा कि वो प्रॉब्लम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से सॉल्व नहीं होगी। सो इफ यू आर not able to combine, then that problem will not solved by divide and conquer method। डिवाइड के साथ साथ जब प्रॉब्लम्स सब प्रॉब्लम्स का आप सोल्यूशन निकालें और सोल्यूशन निकालने के बाद उसको जब आप मर्ज करना स्टार्ट करें या कंबाइन करना स्टार्ट करें, तब कंबाइन करते समय भी कंबाइंड होना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हो कंबाइन तो अगेन वो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर स्ट्रेटेजी से सॉल्व नहीं होगी। तो ये उसका कुछ की पॉइंट्स है जो माइंड में रखने हैं एनालिसिस करते समय कि क्या हम एक सब प्रॉब्लम्स को फर्दर डिवाइड कर पा रहे हैं। फर्दर डिवाइड हो रहा है तो क्या उसका नेचर तो नहीं बदल रहा है। नेचर नहीं बदल रहा है तो फर्दर आप डिवाइड करते जाओ, सब प्रॉब्लम्स फिर से सब प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट होगी। फिर आप हर एक सब प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअली सॉल्व करो, उसका सोल्यूशन निकालो और हर एक सब प्रॉब्लम को उसका जो सोल्यूशन है उसको आप कंबाइन करते चलो और जो आपकी बिग प्रॉब्लम थी उसका फाइनली रिजल्ट निकालो। अगर आप कंबाइन नहीं कर पा रहे हो तो अगेन वो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से सॉल्व नहीं होगी, वापस से आपको कोई दूसरी स्ट्रेटेजी उसके ऊपर लगानी होगी। ओके, इसी टर्म्स को हम कुछ एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख लेते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्क्यूर जो अप्रोच है वो किस एल्गोरिथम पे काम करती है। सो एल्गोरिथम ऑफ डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड, हम देंगे डिवाइड एंड कॉन्क्यूर DAC takes a parameter P that is a big problem if small problem P take the solution of S of P, सॉल्यूशन निकालने के बाद यदि ऑलरेडी छोटी प्रॉब्लम है, जैसे आपको एक अरे दिया हुआ है और उसके अंदर एक ही एलिमेंट है और आपको कोई एलिमेंट सर्च करना है तो आपको उसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि अगर प्रॉब्लम ऑलरेडी छोटी है तो आप डायरेक्टली उस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं और अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो आपको रिक्वायरमेंट होगी डिवाइड की। सो एल्स पार्ट में हम मेंटेन करते हैं कि डिवाइड P इनटू जो बड़ी प्रॉब्लम हमने P कंसीडर की थी हम उसको अगेन सब प्रॉब्लम P1, P2, P3 एंड P ऑफ K, ये जो सब प्रॉब्लम्स है हम सभी पर अप्लाई करेंगे डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, क्योंकि इसमें हम रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं। P1 पर हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर अप्लाई कर देंगे, P2 पर अप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन। आपने सब प्रॉब्लम्स बनाई थी P ऑफ K टर्म्स तक, उन सब पर हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पॉलिसी रिकर्सिवली अप्लाई कर देते हैं।
और उसके बाद हम इसको कंबाइन कर देते हैं। कंबाइंड डिवाइड एंड कॉन्क्योर P1 का जो भी सोल्यूशन होगा, इसी तरह से डिवाइड एंड कॉन्क्योर P2 का जो सोल्यूशन होगा, एंड सो ऑन। जो हमने थ्योरी डिस्कस की उसी के बेस पर हमने एक उसकी एल्गोरिथम बनाई कि हम इसके ऊपर डिवाइड एंड कॉन्क्योर एक बड़ी प्रॉब्लम पर अप्लाई करना चाहते हैं। अगर जो बिग प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी स्मॉल है, जैसे अरे के अंदर सिंगल एलिमेंट है, तो उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसका डायरेक्टली हम सोल्यूशन लेंगे। सोल्यूशन निकलने के बाद वही उसका आंसर होगा। और अगर प्रॉब्लम बड़ी है तो हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, कई सारी सब प्रॉब्लम्स बनाएंगे। P1 P2 P3 आपको P ऑफ के टर्म्स तक हम उसके सब प्रॉब्लम्स बना देते हैं, और एक एक टर्म्स को हम डिवाइड एंड कॉन्क्यूर से सॉल्व करते हुए रिकर्सिवली उसका सोल्यूशन निकालते हैं और उन सोल्यूशन को मर्ज कर देते हैं। तो ये था इसका प्रोसीजर कि कोई भी एक सब बिग प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होती है बाय यूजिंग डिवाइड एंड कॉन्क्यूर। ओके, नाउ इस जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है, अब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। सो बाइनरी सर्च हम सबसे पहले लेते हैं। बाइनरी सर्च को हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी सॉल्व कर सकते हैं। सो बाइनरी सर्च यदि हमें किसी अरे पर अप्लाई करना है तो हमें एक अरे चाहिए होगा। लेट्स ड्रॉ द टेबल। इंसर्ट अ टेबल हमें चाहिए। एक बड़ी प्रॉब्लम तो हम लोग 15 कॉलम्स का एक अरे बना लेते हैं ताकि हम 15 एलिमेंट्स के बीच में सर्चिंग अप्लाई करें, और एक हमें रो चाहिए, राइट। लेट्स फिल द अरे 3 6 8 12 14 17 25 29 31 36 42 47 53 55 एंड 62। सो हम लोग बाइनरी सर्च इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर आपका डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा रिवाइज होगा। बाइनरी सर्च के लिए हम लोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो हमारे पास एक अरे है और ये अरे का शॉर्टेड ऑर्डर होना जरूरी है। दैट हैज़ टू कीप इन योर माइंड, अरे शुड बी इन शॉर्टेड मैनर। अगर अनशॉर्टेड है तो पहले आपको उसको सफल करना होगा, उसके ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई करनी होगी। तो शॉर्टेड मैनर में होगा तभी हम उसके ऊपर बाइनरी सर्च अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ बाइनरी सर्च। सो हमने जो अरे लिया हुआ है ऑलरेडी शॉर्टेड है। 3 6 8 12 14 17 25 29 31 36 42 47 53 55 62। अब इस पर हमें दो इंडेक्स पॉइंटर सेट करने होते हैं। लेट सपोज हम इसमें सबसे पहले इंडेक्स कर लेते हैं। हम एजम्पशन करके चलते हैं कि हमारा जो अरे है वो 1 से स्टार्ट है। 4 5 6 7 8
8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो ये हमने इसके इंडेक्स बनाए हुए हैं। अब आपको जो अरे का फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्सिंग पर आपको एक वेरिएबल सेट करना होता है, दैट इज लो। एक होती है लो वैल्यू, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से। एल मीन्स यहाँ पर लो वैल्यू है, और जो लास्ट वाली अरे की जो वैल्यू होगी उसका जो इंडेक्स होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हाई से। तो 15 नंबर की जो इंडेक्सिंग है वो है कैपिटल एच हाई, और जो 1 नंबर की इंडेक्सिंग है दैट इज लो। अब इसका जो कंप्यूटेशन होता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले हम एक की वैल्यू ले लेते हैं जिसको हम सर्च करने में इंटरेस्टेड है और जो अरे में एग्जिस्ट करता है। सपोज 42 जिसको हम सर्च करने में इंटरेस्टेड है। की एलिमेंट वो एलिमेंट होता है दैट वी वांट टू सर्च। फाइन, हमने लो और हाई इंडेक्स पॉइंटर बना लिए हैं। लो पॉइंट करता है फर्स्ट इंडेक्सिंग को और हाई पॉइंट करता है लास्ट इंडेक्सिंग को। 42 एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं, सारे में 11th पोजीशन पर है और 42 अवेलेबल है। राइट, चेक कर लेते हैं किस तरह से होता है, बाइनरी सर्च किस तरह से काम करती है। स्टेप नंबर 1, यदि आपको इसका वर्किंग स्टाइल क्लियर हो जाए तो आप आराम से इसके एल्गोरिथम बना सकते हैं। एल्गोरिथम आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं बुकिश लैंग्वेज आप यूज़ करो, दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। सो स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम लोग इसमें मिड पॉइंट निकालते हैं। सो मिड पॉइंट निकालने का जो तरीका होता है वो होता है एल प्लस एच। लो प्लस हाई को आप ऐड करो, डिवाइड बाय 2, इससे हमारे पास एक मिड पॉइंट आएगा। जो मिड की वैल्यू होगी वो हमारे केस में सपोज हमारे पास है लो 1 प्लस हाई है 15। सो लो प्लस हाई 1 प्लस 15 डिवाइड बाय 2, ये हमें आंसर देगा 16 डिवाइड बाय 2, ये हमें आंसर देगा 8। और 8 पोजीशन पर जो वैल्यूज होगी वो वैल्यू है 29। जो वैल्यू 29 है, अब हम उसको कंपेयर करेंगे हमारी की वैल्यू से। चेक एलिमेंट इक्वल और लेस और ग्रेटर। सो अब हमें इस वैल्यू को चेक करना है की वैल्यू से कि क्या 42 से छोटा है, बड़ा है या इक्वल है। सो 29 जो हमें मिला है, जो मिड वैल्यू है वो छोटी है। या जो हमें सर्च करना है हम उसको लेके चलते कि 42 इस वैल्यू से ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। सो व्हाट वी फाउंड दैट 42 जो हमारा की एलिमेंट है दैट इज ग्रेटर देन 29। सो अगर की वैल्यू ग्रेटर देन होती है मिड वैल्यू से, सो हमें करना क्या है, देन व्हाट टू डू, हमें कुछ इंडेक्स पॉइंटर को मूव करने होंगे। इससे ये क्लियर होता है कि अगर 42 जो हमें सर्च करना है वो 29 से बड़ा है तो हमारी वैल्यू इस मिड पॉइंट के आगे मिलेगी। इसका मतलब जो हाई वाला पोर्शन है, हाई वाले पोर्शन में या दूसरा जो सब प्रॉब्लम्स है
सेकंड सब प्रॉब्लम से जो डिवाइड होगी, उस सेकंड सब प्रॉब्लम्स में हमें हमारा आंसर मिलने वाला है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ देंगे और वापस से फिर हम राइट हैंड साइड की अरे को सॉर्ट करना शुरू करेंगे। सो 42 इज ग्रेटर देन 29, देन जो लेफ्ट है, ये जो लेफ्ट वाला आपने पॉइंटर सेट किया था, ये लेफ्ट वाला पॉइंटर मैं दूसरे कलर से करता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि पॉइंटर कौन है। सो लेफ्ट वाला जो पॉइंटर होगा, वो जो मिड वैल्यू है, इस मिड वैल्यू से +1 इंक्रीमेंट करेगा। सो लेट्स मूव L इक्वल टू मिड +1, L इक्वल टू मिड +1। तो जो L की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 9, और हाई की वैल्यू एज इट इज रहेगी। सो H विल बी रिमेन सेम, क्योंकि हाई चेंज नहीं होगा। अगर हमारा की एलिमेंट सपोज 12 होता, सो 12 जो की एलिमेंट है, सपोज 12 इज लेस देन 29, तो 29 से पहले फर्स्ट अरे में हमें वो एलिमेंट मिलता, तो हम हाई को शिफ्ट करते, राइट, मिड -1 करते हुए। बट यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है कि जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है वो एलिमेंट हमारे मिड वैल्यू से बड़ा है। सो मिड वैल्यू से राइट हैंड साइड पर वो एलिमेंट हमें मिलेगा। सो जो L होगा वो शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पर। कितना शिफ्ट होगा? तो जो मिड की वैल्यू है, इंडेक्स पॉइंटर जो मिड की वैल्यू थी, उस मिड के इंडेक्स का +1 करेंगे, उस लोकेशन को पॉइंट करता रहेगा फिर L। फाइन। तो यहाँ पर हम फिर से इसको कॉपी कर लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी, इसको मैं हटा देता हूँ, नो कलर। अब हमारा जो L है, इंडेक्सिंग नहीं आई, राइट। सो लो शिफ्ट हो गया है, मिड +1, मिड 8 पोजीशन पर था, अब मिड होगा 9 पोजीशन, सॉरी L होगा। अगर मिड यहाँ पर है तो L होना चाहिए यहाँ पर। चलो मैं पहले हाई सेट कर लेता हूँ। तो हाई की पोजीशन सेम रहेगी और मिड की पोजीशन +1 से इंक्रीमेंट होगी हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग। L इक्वल टू मिड +1 और H इक्वल टू 15। ओके, दिस इज कैपिटल L। ओके, नाउ अगेन टेक द मिड पॉइंट। फिर से हम वही अप्लाई करेंगे। नाउ स्टेप नंबर 2, इस बार हमारी जो L वैल्यू है वो है 9। सो L की वैल्यू हमारे पास है 9, प्लस हाई की वैल्यू है 15। 9 + 15 डिवाइड बाय 2, 9 + 15 24, 24 डिवाइड बाय 2, that is 12। Again check key element whether it is equal, less और greater। so इस मोमेंट पर सेकेंड स्टेप में हमारे पास जो आंसर आया था, ओके 42 को हम सर्च करना चाहते हैं। 42 इज ग्रेटर देन 12।
मिड पॉइंट जो 12 है वो है सर। यहाँ पर। हाँ, एक सेकेंड। सर, सर, 12th इंडेक्सिंग पर जो वैल्यू आएगी, हमारा मिड पॉइंट इस स्टेप में यहाँ पर आया। 12 पोजीशन पर 47, यहाँ से मैं मिड हटा देता हूँ। एल हमारा 9 है, मिड हमारा 12 है, 12th लोकेशन पर है 47। So 42 is greater than 47, condition false। 42 greater than नहीं है। इस केस में क्या करना है? Then what to do? So जो की एलिमेंट है 42 वो लेस देन है। लेस देन है तो मिड पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड पर मिलेगा, क्योंकि 47 से बड़ा एलिमेंट राइट हैंड साइड पर होगा और 47 से लेस एलिमेंट उसके लेफ्ट हैंड साइड पर होगा। सो हमें h को यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। कितना शिफ्ट होगा h? सो मिड -1 पोजीशन पे। सो मिड की वैल्यू है 12। सो यहाँ पर अब हमारा लॉजिक चेंज होगा। जो h है दैट इज फर्स्ट कंडीशन फॉल्स। फॉल्स के केस में हमें क्या करना है? व्हाट टू डू? h बिकम द मिड -1। सो मिड की वैल्यू थी हमारे पास 12। 12 -1, 12 -1 11। और जो लो था उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लो ऑलरेडी 9 ही रहेगा, उसको एज इट इज रखना है। हम इसको नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपरली फिर से सॉल्व करते हैं। ओके, सो हमारे पास पहले हम लो को सेट कर लेते हैं। लो 9th पोजीशन पे था, यहाँ पर हम लो को एज इट इज रखते हैं। और हाई वाला जो इंडेक्स पॉइंटर था वो पॉइंटर शिफ्ट हुआ है 12 -1 पोजीशन पर, मतलब 11 पोजीशन पे। तो यहाँ पर होगा कैपिटल H। तो पॉइंटर पे थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में हमें फिर से वही अप्लाई करना है, L + H। हाँ, मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। स्टेप नंबर 3, हमारे पास L की वैल्यू थी 9 और हाई की वैल्यू है 11। सो 9 + 11/2, 9 + 11 20 /2, 20 /2 आंसर देता है 10। वापस से अब हम देखना है कि 10th लोकेशन पर कौन सा एलिमेंट है। सो मिड की वैल्यू हमारे पास आई है 10th। 10th लोकेशन पर जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है यहाँ पे 36। सो 42 इज ग्रेटर देन 36।
तो जो हमें एलिमेंट सर्च करना था उसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 36 से। इसका मतलब है कि जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट के आगे हमारी वैल्यू होगी। तो वापस से अब हाई को कुछ नहीं करना है और जो लेफ्ट है, जो लो बिट है, उसको अब हमें आगे बढ़ाना है। सो कितना आगे बढ़ेगा, वापस से मिड की जो वैल्यू होगी उससे +1। सो लो वाला पॉइंटर हमेशा मिड +1 बढ़ता है और हाई वाला पॉइंटर हमेशा मिड -1। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पॉइंटर जब मूव करेंगे तो एल किसी भी कंडीशन में एच को क्रॉस नहीं करना चाहिए। दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर सकते हैं अगर एलिमेंट आपको मिलता है तो। अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उस केस में एल आगे बढ़ेगा। तो एल की वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन हो जाती है एच से, मतलब हाई से, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट सर्चिंग में नहीं है, अरे में ही है, वो एलिमेंट नहीं है, तो आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। सो हमारे केस में 42 अगेन ग्रेटर देन 36। सो अब हम फिर से यहाँ पे रूल्स लगा देते हैं कि जो लो है L इक्वल टू मिड +1 हो जाएगा, और मिड +1 का मतलब होता है यहाँ पर हमारे पास जो मिड वैल्यू थी वो 10 थी, 10 + 1 इक्वल टू 11। और हाई को चेंज नहीं करना है, हाई इज ऑल्सो 11। अब नेक्स्ट स्टेप में वापस से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास L की वैल्यू थी 9। L +1 का मतलब होता है 11, मिड +1, सो 11th पोजीशन पर भी L पॉइंट करेगा और H भी इसी को पॉइंट करेगा। सो लेट्स ड्रॉ इट। 11th लोकेशन पर दोनों पॉइंटर सेट होंगे, L और H। ओके, L और H 11 पोजीशन को पॉइंट करेगा। सेम लोकेशन। अब हम वापस से एक स्टेप अप्लाई कर देते हैं। स्टेप नंबर 4 पर हमारा एलिमेंट सर्च होने वाला है। तो स्टेप नंबर 4, लो प्लस एच डिवाइड बाई 2। सो अब फिर से हम मिड वैल्यू निकालेंगे। लो की वैल्यू हमारे पास 11 है, मिड हाई की वैल्यू भी हमारे पास 11 है। ओहो क्या गया। स्टेप नंबर 4, लो प्लस हाई, 11 + 11 डिवाइड बाई 2, 11 + 11 22 डिवाइड बाई 2, that is 11. Now check again whether equal, less or greater. So 11th पोजीशन पर जो वैल्यू है वो है 42। So 42 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन हमारी ट्रू होती है। जिस एलिमेंट को हम सर्च कर रहे थे वो इक्वल वाली कंडीशन को ट्रू करता है। एलिमेंट मिलने पर कंडीशन ट्रू, देन ट्रू कंडीशन के केस में क्या करना है, ना एल मॉडिफाई होगा ना एच मॉडिफाई होगा, डायरेक्टली उस वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न दैट इंडेक्स नंबर, इंडेक्स वैल्यू। तो उस इंडेक्स पर जो भी वैल्यू होगी हम उसको रिटर्न करवा देंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू।
सो आप यदि देखें कि 15 एलिमेंट के अरे को सॉल्व करने के लिए हमारे पास केवल, यदि हम इसका थोड़ा एनालिसिस करें कि हमारे पास कितने डिविजन्स या कितने नंबर ऑफ सर्च लगे, तो हाउ मेनी सर्च हैव ओनली 4। जबकि यही काम यदि आप लीनियर सर्च से करते तो आपको टोटल 15 टाइम्स आपको सर्च करना होता 1 बाय 1, तब आप एक एलिमेंट को सर्च कर पाते। जबकि आपने बाइनरी सर्च पर जो आपने डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी लगाई तो आपको केवल 4 सर्च करने पड़े। राइट, इससे सर्चिंग, जो नंबर ऑफ सर्चिंग है वो यहाँ पे कम होती है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आवर सब्जेक्ट। और डिवाइड एंड कॉन्कर की जो ब्यूटीनेस है वो यहीं पे आपको पता चलेगी, किस तरह से कम डिविजन्स में, कम से कम इटरेशन में, कम से कम रिकर्सिव कॉल पर हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं। अब इसका टोटल जो ब्रीफिंग है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करता हूँ, और एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता हो तो कंडीशन कैसे फॉल्स हो जाती है। राइट, और इसका जो एनालिसिस है, इसका जो एल्गोरिथम है, दैट वी डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी कोई डाउट हो तो पूछो इसमें।